माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। जैसा कि हमने पिछले जो है क्लास में ये पढ़ा था कि जो एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका जो फोर्थ पेपर लॉ ऑफ टार्ट है उसमें मैंने सेकेंड यूनिट में आपको जनरल एक्सेप्शन के बारे में पढ़ाया हुआ है। चूंकि 3-4 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, 5वां टॉपिक ये था कि जो है प्राइवेट डिफेंस था। इस 5वें टॉपिक को मैंने प्रीवियस जो है क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसी को कंप्लीट करने के लिए आज उसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि जैसे प्राइवेट डिफेंस की बात जनरली क्या हम यही दिया हुआ है, तो ऐसा मैंने उस दिन भी बताया था कि ये आईपीसी के धारा 96 से लेकर 106 के बीच में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार दिया हुआ है। वास्तव में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार क्यों दिया जाता है किसी व्यक्ति को? ये इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने आप की रक्षा स्वयं तत्काल कर सके। किन परिस्थितियों में कर सके? जब उसे युक्त रूप से आशंका हो कि सरकार या विधि द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाएगी, तुरंत नहीं की जा सकती, तो ऐसी दशाओं में वह स्वयं की रक्षा कर सकता है। और स्वयं की रक्षा करने के दौरान अगर उसे आत्मरक्षा में कुछ किसी अन्य व्यक्ति को क्षति भी पहुंचानी पड़े तो ये जनरल बात है कि उसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, विधि द्वारा ऐसा करने का अधिकार दिया गया है। तो ये हमने आपको बताया था कि मतलब जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है ये हमेशा उस तत्काल परिस्थिति पर ही निर्भर होता है। इसमें मैंने बताया है कि हर व्यक्ति को के राइट का, नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार राज्य का है, राज्य का यही दायित्व है। क्या जो है इस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ एसेंशियलिटीज हैं जिसको फॉलो करने के बाद ही ऐसा करना जो है इस अधिकार का जो है उपयोग किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि वह युक्त आसन्न संकट की स्थिति में ही प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। पहला मैंने आपको एसेंशियलिटीज बताया था कि ये जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसे दिया जा रहा है? प्रतिवादी को दिया जा रहा है। अपकृत विधि में प्रतिवादी को दिया जा रहा है। ये किस लिए दिया जा रहा है? ताकि वह वादी को जो क्षति हुई है उससे जो क्षतिपूर्ति वो मांग रहा है वादी, उससे बचा जा सके। यानी कि प्रतिवादी का एक बचाव का राइट है और ऐसे राइट का इस्तेमाल हमेशा प्रतिवादी बहुत ही अच्छे ढंग से करता है और ये एक सशक्त जो है उसका राइट है कि प्राइवेट डिफेंस का लाभ ले वो। यानी कि प्रतिवादी की तरफ से बचाव किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण जो है डिफेंस का काम करता है। इसमें मैंने आपको बताया कि परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? आसन्न संकट स्थिति होनी चाहिए। एकदम तत्काल जो है ऐसा संकट उत्पन्न हो रहा हो कि उसे लग रहा हो कि उसके शरीर या संपत्ति या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति अथवा संपत्ति से संबंधित मामलों में ऐसा करना उचित है कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ अपहानि हो जाएगी। तो ऐसी अपहानि को दूर करने के लिए प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल प्रतिवादी कर सकता है। तो क्या जो है ऐसी दशाएं आसन्न संकट के अतिरिक्त भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट हैं? तो उसमें दूसरा एलिमेंट है कि आप यानी कि जो प्रतिवादी है वो केवल और केवल बचाव के लिए हमला करेगा। यानी कि बचाव उस समय उस बचाव को, खतरे को टालने के लिए ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करेगा। तीसरी चीज एक और है कि उस बचाव को मतलब उस जो संकट है, आसन्न संकट, उस खतरे को दूर करने के लिए ही उचित रूप से युक्त ढंग से ऐसे बल का प्रयोग किया जाएगा, ऐसी अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा। उतना ही अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा जितना वह आसन्न संकट है, उससे अधिक नहीं। एक और दिया गया है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि जो बल का प्रयोग होगा वो हमेशा बचाव के लिए होगा। उसका एक केस और दिया गया है कि अगर मान लीजिए केस आया था, हमने बताया था कि आपको बनाम मिल का एक केस 1667 का आया था।
उस मामले में कहा गया भाई देखिए इसका सूत्र क्या है, मैंने आपको बताया कि मतलब जो है निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग का जो मूल सूत्र है वो ये कहता है कि ढाल की तरह से हो, तलवार की तरह से नहीं। यानी कि ये अधिकार जो प्रतिरक्षा का अधिकार है ये हमेशा ढाल के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि तलवार की तरह से। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा आया था कि जो कुक बनाम बीर में एक जो है बहुत अच्छा मामला आया था। मैंने प्रीवियसली पे इसके फैक्ट्स के बारे में बताया था आपको। तो इस मामले में क्या होता है कि एक वादी ने प्रतिवादी को जो है प्रतिवादी को मारना शुरू किया। वादी ने प्रतिवादी को मारना शुरू किया, थप्पड़ से मारना शुरू किया। प्रतिवादी तुरंत तलवार निकाल लेता है और उसके हाथ ही काट देता है। तो ऐसी दशा में क्या प्रतिवादी को रक्षा का अधिकार, उसने कहा इन्होंने मुझे मारा इसलिए बचाव में आके मैंने इनके हाथ काट लिए। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ जो आनुपातिक रूप से उस आसन्न संकट की अपेक्षा कई गुना अधिक ज्यादा बल का प्रयोग किया गया है। यानी कि जो बल का प्रयोग होगा वो आसन्न संकट के जो है अनुपात में ही होना चाहिए। यानी कि जो खतरे के युक्त खतरे की आशंका है उसके बराबर ही, उसको दूर करने के बराबर ही जो है बल का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी कि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि शरीर की प्रतिरक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति कम बल का प्रयोग कर रहा है और वो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस अधिकारों के हनन को हटाने के लिए या उस आसन्न संकट को हटाने के लिए युक्त ढंग से उस बचाव में जो किया जा सकता है उतने ही बल का प्रयोग हो। यानी कि उस आसन्न संकट के अनुपात में ही जो है बल का प्रयोग हो और उससे अधिक नहीं। तो इस मामले में कहा भी गया और इसी मामले में कहा गया कि मतलब जो है निजी प्रतिरक्षा के अधिकारों का जो उपयोग है वो ढाल की तरह से किया जाएगा, तलवार की तरह से नहीं। स्कॉट बनाम शेपर्ड में मैंने बताया कि एक पटाखा छुरछुरी वाला मामला था। एक व्यक्ति का होता है जो खा की दुकान की तरफ फेंक देता है पटाखे को जलाकर। जलता हुआ जब पटाखा खा के दरवाजे पर पहुंचता है तो सोचता है कि मेरे दुकान में आग लग जाएगी। वो क्या करता है, वो गा की तरफ फेंक देता है। और गा भी जब जानता है कि यहाँ पटाखा फट जाएगा तो उसके दुकानों में आग लग जाएगी, तो उसने क्या किया, उसने घा की तरफ फेंक दिया। तो इस तरह से एक दूसरे को अपने को बचाते हुए उन्होंने जो है घा की तरफ जब फेंका तो अचानक जो पटाखा था वो दग जाता है और उससे उसकी जो घा था उसकी एक आंख फूट जाती है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा, अब घा ने तीनों के खिलाफ मुकदमा लाया तो उसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए जिसने उस आसन्न संकट को उत्पन्न किया, किसने शुरू किया, का ने शुरू किया। का ने जब उस ऐसी घटना को क्रिएट किया, जब जैसे ही क्रिएट हुई उसका उत्तरदायित्व सब प्रमुख हो जाता है। अन्य लोगों ने तो अपनी शरीर की रक्षा के लिए ऐसा कार्य किया है, इसलिए अन्य को दायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन का को चूंकि उसने ही ऐसे कृत्य का जन्म दिया है, ऐसे कृत्य को जन्म दिया है, ऐसी घटना को उत्पन्न करता है, इसलिए का को कोर्ट ने दोषी माना। और एक केस था देवेंद्र भाई बनाम मेसर्स घुमाई 1987 का मामला था, 86 का मामला था। इस मामले में क्या होता है कि वादी जो होता है वो उसने क्या किया कि मतलब जो है दो लोग होते हैं, मतलब एक व्यक्ति होता है बूढ़ा आदमी, तो वो जो है प्रतिवादी जो है उस पर फावड़े से वार कर रहा होता है। प्रतिवादी जो है फावड़े से वार कर रहा होता है। तो ऐसी दशाओं में इस तरह से न समझिए, वादी जो है दो लोग होते हैं, वादी और प्रतिवादी। जो वादी होता है वो क्या करता है कि प्रतिवादी के पिता का, यानी कि जो लड़का था वो प्रतिवादी था और उसके पिता पर जो है फावड़े से वार कर रहा होता है। तो जब लड़का जो है यानी कि प्रतिवादी देखता है कि जो है हमारे पिता को मारने आ रहे हैं, तो वो क्या करता है कि तुरंत एक छड़ी का इस्तेमाल करके, वो जान रहा था कि मतलब वो उसके पिता को मार रहे हैं और फावड़े से मारने जा रहे हैं, तो उस दौरान वो प्रतिवादी जो है छड़ी से मारता है, उसके सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि जो प्रतिवादी का कार्य था वो सेल्फ डिफेंस का ही कार्य था। क्यों? क्योंकि उसके पिता जो है उससे संबंधित हैं, ऐसे रिश्ते में हैं कि वो उनकी रक्षा के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है।
वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों अपने इनको बचाने के लिए या ऐसी संपत्तियों को बचाने के लिए, इनसे संबंधित संपत्तियों को बचाने के लिए भी इस राइट को ये राइट आपको मिला हुआ है। यानी कि अपनी तो रक्षा करेंगे ही, साथ साथ अपने सगे संबंधियों के भी रक्षा की जा सकती है। तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब इसमें कोर्ट ने कहा, देखिए वो उसके पिता को जब वो फावड़े से मारने जा रहा था तो उस दौरान उसने छड़ी का इस्तेमाल करके उसको घायल कर दिया। तो जनरल बात है कि इसमें सेल्फ डिफेंस का मामला है और उसे प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी को ठहराया नहीं गया दायी। अब इसमें कुछ केसेस और है। मैंने शरीर के विरुद्ध कर दिया था, संपत्ति के विरुद्ध हम आपको कुछ मामले हैं उसके बारे में हम देखते हैं। संपत्ति के विरुद्ध के मामले, संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित कब जो है संपत्ति से संबंधित मामले, संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित जो प्रमुख मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 3 मामले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक आया था इल्लोट बनाम विकिल्स का मामला, इल्लोट वर्सेस विकिल्स का मामला, विकिल्स। ये केस आया था बहुत 1820 का ये मामला था, 1820 का ये मामला था। इस मामले में क्या था कि जो वादी था, वादी जो है, वादी किसी दूसरे प्रतिवादी के जो है जमीन में चला जाता है, उसे ये नहीं मालूम होता है। इस मामले में ये कहा गया कि वास्तव में जो ये इल्लोट बनाम विकिल्स के बाद में प्रतिवादी जो है वो उसने अपनी जमीन में एक स्प्रिंग गन लगा रखी थी और स्प्रिंग गन लगाने के बाद जो है उसने सबको बता भी दी थी, ठीक है। और उस दौरान जब जो है प्रतिवादी ने अपनी जमीन में कर दिया था, अपनी जमीन में उसने स्प्रिंग गन लगा रखी थी, चोर बंदूक जिसे कहते हैं। वादी क्या होता है, ये जानते हुए कि उसने अपनी जमीन में ऐसी बंदूक को जो है लगा रखा है, चुपके से रात में घुसता है, चुपके से रात में वादी जो है घुसता है। तो ऐसी दशा में उसे वह स्प्रिंग गन से वो शूट हो जाता है और उसे क्षति पहुंचती है, चोट लग जाती है। तो फिर भी वो कोर्ट, इसने कहा कि साहब मैं नहीं जानता था, यानी कि वादी ने कहा सर मैं नहीं जानता था और इन्होंने बंदूक लगा रखी। तो कोर्ट ने कहा देखिए भाई, आप प्रतिवादी ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जमीन में, अपनी भूमि में ऐसी स्प्रिंग गन का इस्तेमाल किया है, लगा रखा है, ताकि अगर मान लीजिए कोई चोर या कोई अपनी घर की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है ताकि कोई रात में घुस ना सके। आपने अतिचार का काम किया। क्या किया आपने? अतिचार किया और चुपके से आप रात में घुसे, इसलिए आपको जो नुकसान हुआ इसके लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं है। और हालांकि आपने चोरी नहीं करी, लेकिन आप रात में बिना पूछे घुसे क्यों, इसलिए अतिचार के मामले के अंतर्गत आपको माना जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि प्रतिवादी इसके लिए दायी नहीं है। एक दूसरा केस आया था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो है वर्ड बनाम हॉलबुक का केस आया था। ये वर्ड बनाम वर्सेस हॉलबुक। ये आया था 1823 में आया था। ये मामला जो आया था ये एकदम दोनों एक दूसरे की कॉपी थे, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ये मामला था, सेम पैटर्न था, सारी चीजें सब कुछ वैसे ही थी, बस फर्क इतना था कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि में स्प्रिंग गन लगा रखी थी और लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। और वादी जो है
वो जो है अतिचार भी नहीं करता है, दिन के मामले दिन ही में रहता है, और वो मतलब उसे नॉर्मली बात होती है, बातचीत के दौरान वो थोड़ा सा अंदर जाता है, उसे नहीं पता होता है कि इनके घर में बंदूक लगी है। और वादी इनके जो है जमीन में प्रवेश करता है, तुरंत ही उसे जो है उस स्प्रिंग गन से चोट लग जाती है, वो गन चलती है और उसके जो है उसको क्षति पहुंचती है। ऐसी दशा में जो है वादी प्रतिवादी पर मुकदमा करता है, महोदय इन्होंने जो है एक जो है ऐसा कृत्य किया है जो कि मतलब उपेक्षा का कार्य है, इसकी वजह से हमें जो है चोट लगी है। तो कोर्ट ने कहा देखिए बात सही है। अब कोर्ट इन्होंने कहा सर इन्होंने बहुत गलती करी कि हमारे भूमि में जो है इन्होंने अतिचार किया, इसलिए वजह से ऐसी गन लगी, नहीं तो ये ना आते तो ना लगती। लेकिन कोर्ट ने कहा देखिए जब आप कोई ऐसे कृत्य का काम कर रहे हैं जो कि सोसाइटी को बताने का आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, और ऐसे कार्य आपने करे और किया आपने और आपने किसी को बताया नहीं, यानी कि आपने उस तथ्य को छुपाया, तो ऐसी दशा में अगर वादी, चूंकि वादी में अनजान था, वो जानता नहीं था कि आपने जो है ऐसी गन वहां पर लगा रखी है, और वादी जैसे ही प्रवेश करता है उसे चोट लग जाती है। तो इस तरह से आपने अगर आपने सामाजिक तौर पे ऐसी जिम्मेदारी मतलब सभी लोगों को बता दिया होता तो ऐसी घटना न घटती। तो इसलिए वादी क्षतिपूर्ति के लिए जो है लायबल है, यानी कि वादी को क्षतिपूर्ति मिलेगी, और प्रतिवादी को उन्होंने कहा कि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य है। हालांकि इसके बाद जो है एक रूल आ गया कि अब स्प्रिंग गन कोई व्यक्ति अपनी जमीन में लगाता है, गन लगाना ही जुर्म है, और उसे आपराधिक जो है आपराधिक अपराध के रूप में, यानी कि क्रिमिनल जो है ऑफेंस के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से ये मामला रहा। एक और मामला आया था कोलिनस बनाम रेनिसन का मामला। कोलिनस ये तीसरा केस था। तीसरे केस के बारे में हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये। कोलिनस वर्सेस रेनिसन। ये मामला जो था ये 1754 का मामला था, 1754 का मामला था। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। अतिचार के मामले से संबंधित ये भी था। कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। कब्जे को लेकर वादी और प्रतिवादी के मध्य विवाद चल रहा था, और जो वादी होता है वो जो है वो उस जो प्रतिवादी की जो का बाग होता है उसमें एक दीवार लगी होती है, और उस दीवार पर एक उसका बैनर लगा होता है जो बताता है फला व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। क्या करता है वादी जो है चढ़ जाता है सीढ़ी के सहारे, और वो उस पर बैनर लगाने लगता है। बैनर लगाते समय क्या होता है, प्रतिवादी वहां पहुंचता है, वो सोचता है कि मेरी तो जमीन में कब्जा कर रहे हैं। वो क्या करता है, जिस सीढ़ी से वो चढ़ा होता है ऊपर, जैसे ही वो दो मतलब 5 सीढ़ी की कई जो है वो होती हैं, मतलब डंडे होते हैं, 7 डंडे होते हैं, तो उसकी दूसरे डंडे पर ही जैसे वादी उतरता है, अचानक क्या करता है प्रतिवादी सीढ़ी को खींच लेता है, और खींच लेता है तो जब वो दूसरे ही मतलब ऊपर ही टंगा रहता है वादी, तो ऐसी दशा में वो भड्ड से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट लगती है। तो इस दशा में वादी कहता है महोदय इन्होंने ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से मुझे गंभीर चोटें आई हैं और इसलिए मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। तो कोर्ट ने कहा देखिए, हालांकि प्रतिवादी ने क्या कहा कि महोदय हमारे जब जमीन पर ये कब्जा करने की नीयत से इन्होंने ऐसा काम किया, और ये हमारा जो बोर्ड था वो बदल करके अपना कब्जा दिखाना चाहते थे, इसलिए मैंने कब्जे के संरक्षा में अपनी कब्जे को बचाने के लिए मैंने ऐसा कृत्य किया, और मैंने इनको नीचे गिराते समय बहुत हल्के हाथों से गिराया और इस वजह से इनको कम चोट आई। तो कोर्ट ने कहा भाई गिराया तो किसी भी तरह से आपने गिराया, इसलिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ऐसे कृत्य को करने के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। इस
तरह से हमने जो आज का टॉपिक था इस निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को पूर्ण रूप से जो है खत्म किया है। निजी प्रतिरक्षा, अगले दिन हम नेक्स्ट जो डिफेंस है आपका, जो नेक्स्ट अपवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।